अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ईरान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन के सामने आया। तो सबसे पहले उसकी जो सबसे बड़ी वजह आप सब लोग जानते हैं, वो है कि यहाँ पे जो ऑयल की इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो की। तो आज मैं आपको एक्चुअल में हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि क्या हिस्ट्री है ईरान के इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की और इतने पावरफुल होने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ईरान के अंदर जो सनत का आगाज़ होता है ना, वो होता है 1901 में। तो मतलब यहाँ पे पहली चीज़ आपको सिंपल बता देता हूँ कि यहाँ पे कॉजेज़ इसकी क्या हैं कि ईरान इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। वो है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसको 1901 में जो स्टार्ट किया, उससे पहले मैं आपको करंटली फिगर्स बताता हूँ कि कौन से ऐसे फिगर्स हैं कि कितनी प्रोडक्शन इस टाइम पे की जा रही है फ्रॉम द ईरानियन साइड। तो ऑलमोस्ट 4 मिलियन, ऑलमोस्ट 4.3 मिलियन जो है बैरल पर डे, ये जो बी/डी है, ये बैरल पर डे जो है वो डेली सप्लाई की जा रही हैं फ्रॉम द ईरान टू द वर्ल्ड। और ये सेवन्थ इन द वर्ल्ड मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल समझा जाता है। तो यहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है एक्चुअल में। तो जो विलियम नॉक्स डार्की हैं, दैट वाज द ब्रिटिश पर्सन। एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्चुअल में तेल को, ऑयल को, क्रूड ऑयल को दरियाफ्त करने के लिए इन्होंने एक एजम्पशन पेश की। इन्होंने मतलब एक ऐसी चीज़ वहाँ पे दी, एक चीज़ बताई कि हाँ यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे जो सेकंड चीज़ आपने माइंड में रखनी है, वो दूसरी चीज़ क्या है कि अब जब वो सोच लिया उन्होंने कि अच्छा यहाँ पे ऑयल की, क्योंकि उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स को जुरासिक पीरियड और डिफरेंट सारे पीरियड, क्योंकि ये जो ऑयल बनने का अमल है ये इटसेल्फ बहुत लेंथी प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जिससे फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट्स, गले सड़े पत्ते, ये सारे कुछ बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर चला जाता है और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। तो इन्होंने उसको रिसर्च की थी, जियोग्राफी की, और यहाँ पे इन्होंने बताया था। अच्छा, इन्होंने फिर क्या किया कि 1908 के अंदर ये जो मस्जिद है ना, मस्जिद सुलेमान, एक्चुअल में ये मस्जिद, इसका नाम है, ये एक सिटी है साउथ ऑफ ईरान के अंदर। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले जो ऑयल की है वो दरियाफ्त की गई सबसे पहले 1908 के अंदर, इस जगह के अंदर। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे जब जैसे ही उनकी फॉर्मेशन हो गई, तो वैसे ही क्या हुआ कि 1909 के अंदर यहाँ पे लंदन के अंदर ये जो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनी, ये लंदन के अंदर बनी एक्चुअल में। और इस कंपनी के ज़रिए हुआ क्या कि इस कंपनी ने एक्चुअल में 1914 के अंदर, क्योंकि ये ब्रिटिश कंपनी थी, तो इसने ज़्यादातर शेयर्स ख़रीद लिए। किसके? ये कंपनी एक्चुअल में जो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी थी, इन्होंने एक्चुअल में उसके शेयर ख़रीदने के बाद जब ऐसा किया कि उस सारी कंपनी को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ही कंट्रोल किया, तो वैसे ही फिर चूँकि ये थोड़े से चालाक थे, तो इन्होंने क्या किया कि ईरान ने कहा कि अच्छा इसका नाम तो बदलें और उसके बाद इसके शेयर्स भी वापस लेते हैं। तो उसको ईरान ने वापस लिया और इसका नाम जो है वो बदल के AIOC रख दिया, यानी कि एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी रख दिया, डिस्पाइट ऑफ जो पहले पर्शियन था, तो उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि 1933 के अंदर मुआहदा होता है, 60 साला मुआहदा। वो क्या होता है कि वो 4 पाउंड पर टन के हिसाब से जो है वो सप्लाई किया जाएगा, और इसकी सारी पेमेंट हो चुकी थी। लेकिन ईरान ने ये मुआहदा जो है वो तोड़ने का ऐलान किया, कब? 1950 के अंदर, जब उसने कहा कि नेशनलाइज़ किया जाए सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे एक्चुअल में जन्म होता है जो है नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी का, ठीक है? और यहाँ पे इसको नेशनलाइज़ किया गया, यानी कि गवर्नमेंट को सपुर्द कर दिया गया, और ये काम किया PM मोहम्मद मुसद्दक ने, ठीक है? यहाँ पे आपने अब इससे ऑनवर्ड ये जो ऊपर वाली तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पुराना मोनोग्राम है इनका, और ये जो है ये नया मोनोग्राम है इनका। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन आ जाता है 1978 और 1979 के अंदर, जिसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब हैं। तो उन्होंने ये जो
बहुत बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन हुआ। और ये एक सुप्रीम लीडर थे। एक मतलब सुप्रीम लीडर का मतलब समझे क्या होता है कि रिलीजियस लीडर और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल एंड पॉलिटिकल लीडर, जो सबसे बड़ी, यानी कि ये एक चीज़, एक पोस्ट क्रिएट की गई थी जिसकी वजह से उनकी रिकग्निशन की बेस पे, उनकी इन्फ्लुएंशियल इफ़ेक्ट्स की बेस के ऊपर, तो उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की जहाँ पे आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब 1970 ऑलमोस्ट 79 से लेकर अपनी ताहयात, जब वो वफ़ात पाई उन्होंने 89 के अंदर, तो तब तक वो उस पोस्ट को जो है वो उस पे तैनात रहे और मुजतहिद एज़ अ मुजतहिद काम करते रहे। बहुत लोगों को उन्होंने भलाई की और बहुत सारे काम करवाए। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो होती है, ये जो जब रेवोल्यूशन आ गया और हुकूमत कायम हो जाती है, तो यहाँ पे जो नेशनल इरानियन कंपनी है, ऑयल कंपनी है, वो क्या करती है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के स्पुर्द कर दिया जाता है, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है वो उसको कंट्रोल कर सके। और ये काम होता है 1980 के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि इस पीरियड के अंदर, यानी कि जो 1979 और 98 का पीरियड है, इसके अंदर कोई भी बैनुल-अक़वामी कंपनी ने मुआहदा नहीं किया, ठीक है? और यहाँ पे फिर क्या होता है कि कोई मुआहदा नहीं किया, तो ज़ाहिर है उसका बेनिफिट क्या किसको होना है? ईरान को। कहा ताकि कोई और इंटरफेयर आके ना कर सके, ये डायरेक्टली सारा कोई फ़ायदा किसको हो सके? ईरान को हो सके। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो प्रेज़िडेंट मोहम्मद ख़ातमी साहब हैं, उन्होंने अपने जो दौरे हुकूमत है, ये थे प्रेसिडेंट 1997 से लेकर 2005 तक। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनके जो रेज़र्वॉयर्स हैं, ऑयल के रेज़र्वॉयर को खोजने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। पहले आप ढूँढें ऑयल को, फिर इतना ज़्यादा खुदाई करें, जिसमें हो सकता है कि ना मिले, हो सकता है कि मिल जाए। तो इन्होंने वहाँ पे उस दौर में जो है वो 40 बिलियन डॉलर्स लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे एक्चुअल में। और फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो नेशनल ईरान ऑयल कंपनी है, इसको लगा दिया एडवर्टीज़ के लिए एशिया के अंदर और यूरोप के अंदर, जो है वो इन्होंने जो है वो एडवर्टीज़मेंट करना शुरू करी। इस तरह एक NICOO कंपनी थी, उसको इन्होंने लगा दिया। इराक सॉरी अफ्रीका के जो है वो एडवर्टीज़मेंट ये करने लगे वहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत बहुत बड़ा हाइप हुआ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो इन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो 2011 के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की, वो थी 100 बिलियन US डॉलर की। तो अभी अगर हम बात करें 2021 की या 20 की 22 की, तो वहाँ पे इन्होंने एक्सपोर्ट जो की थी वो ऑलमोस्ट 42 बिलियन US डॉलर था। और 2021 में, 2022 में तो ये थी, और 2021 के अंदर क्या था, 25.5 बिलियन। इस तरह 2020 के अंदर ऑलमोस्ट 8 बिलियन डॉलर थी, 2019 में 19 बिलियन डॉलर थी। तो ये सारी जो चेंजेस हैं, इतनी बड़ी तरक्की हासिल की है। और करंटली आपको पता है कि जो ईरान है वो दुनिया की मेजर सप्लाई कर रहा है, और अपनी मुल्क की इकॉनमी का उसका जो 90% तक है वो किसकी वजह से? ऑयल की वजह से है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ ईरान्स हिस्ट्री, कि किस तरह से वो ग्रो किया। अच्छा, सबसे दो चीज़ें इसके अंदर और हैं, वो क्या है कि एक है एरा ऑफ इंटरनेशनल कंट्रोल और एक है एरा ऑफ नेशनलाइजेशन ऑयल। तो यहाँ पे आपने एक डिवीज़न देखनी है कि 1901 से लेकर 1979, यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले पहले तक जो था वो इंटरनेशनल कंट्रोल का था। ब्रिटिश आए, US आए, तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। लेकिन 1979 के बाद से अब तक जो है वो नेशनल कंपनी है। अब ईरान ने किसी भी और बंदे को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया।